नमस्कार। यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। आजकल टीवी पर रोज़ शाम को तमाम बहस मुबाहिसे चलते रहते हैं और जो तमाम उनके करंट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर वो पॉलिटिकल लीडर्स का और तमाम लोगों को बुला करके उन पे एक लंबी चर्चाएं होती हैं। तो अक्सर बैठ कर के उसे देखने का विचार आ जाता है तो देख लेता हूँ। ऐसे ही एक गोष्ठी में एक 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 वक्ता बोल रहे थे, मुझे लगता है शायद बीजेपी के वक्ता रहे होंगे, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के शुरुआती दौर में जब माननीय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसके बाद फिर नेहरू जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस काल में हमारे जो सबसे नज़दीकी हमारा मित्र है देश, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ की जासूसी एजेंसी केजीबी ने इस पूरे राजनीतिक तंत्र पर कब्जा कर रखा था और इस देश के अंदर घटने वाली सारी घटनाएं तकरीबन उन्हीं के द्वारा संचालित होती थी, क्योंकि इस देश के तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, और जैसा कि वो लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तक और प्रधानमंत्री के नीचे तमाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स, जिसमें रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और दूसरे बड़े मंत्री हुआ करते हैं, ऐसे लोगों पर केजीबी का हस्तक्षेप था। केजीबी उनको प्रोटेक्शन देती थी, प्रोटेक्शन मनी देती थी और हम उनके हिसाब से अपनी नीतियाँ बनाते थे। मुझे थोड़ा-सा इस बात पर ताज्जुब हो रहा था, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया जिस किताब का वो ज़िक्र कर रहे थे, एक वो कह रहे थे केजीबी के एक अधिकारी ने एक किताब लिखी है, मित्रोखिन वॉल्यूम 2 में, मित्रोखिन वॉल्यूम 2 है वो। उसमें जो है इस तरह की बातें, उस जासूस ने जिसने ये सब काम किया है, केजीबी का सबसे शीर्ष आदमी ने इन सब बातों का खुलासा किया है। तो मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने वो किताब शायद गिफ्ट की थी। बहुत साल पहले वो किताब इस हिंदुस्तान में बैन थी, लेकिन बाद में उसे जो है वो खुल गई थी और भारत में अब तो हर जगह मिलती है, अमेज़न पे भी उपलब्ध होगी। ये मेरी लाइब्रेरी है, इसमें मैं बहुत दिनों से अपनी किताबों को ढूँढा नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उस किताब को ढूँढने की। ये सारा सेक्शन तो मेरा आध्यात्मिक वाला है। इसके अलावा नीचे होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। मिसलेनियस किताबों के इस भंडार में शायद कहीं दिख जाए तो मैं उसके मुख्य अंश आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये गौतम बुद्धा जी बैठे हुए हैं। काफ़ी मोटी किताब है, मुझे मिल जानी चाहिए। ये वाली अंग्रेज़ी के सेक्शन में शायद हो, इंग्लिश के सेक्शन में हाँ, ये शायद मुझे दिख रही है। हाँ, यस, ये वो किताब है। ये इसका किताब है, मित्रोखिन वॉल्यूम 2। ये जो वेसिली मित्रोखिन नाम का अधिकारी था, ये सोवियत संघ की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस में 1948 से 1984 तक उसमें अधिकारी रहा। उसके बाद 1992 में इसके शायद के संबंध बिगड़ गए होंगे सोवियत संघ के साथ, और उसके बाद ये डिफेक्ट कर गया वहाँ से और ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया। ब्रिटेन में शिफ्ट होने के बाद उसने अपने साथ, जब वहाँ से वो डिफेक्ट हुआ, तो अपने साथ जितना इम्पोर्टेंट ट्रेज़र था वो सब अपने साथ कैरी करके ले गया। और इस आदमी ने फिर क्रिस्टोफर एंड्रयू, एक उनका साथी था, उसके साथ मिल करके उसको कंट्री वाइज जो है कलेक्ट किया कि हमने किस कंट्री में कौन सा आदमी किस आदमी के साथ क्या क्या डील किया और कैसे किया। ये सारी बातें उसने जो है पूरा कोलैबोरेट करके उसके साथ और एक किताब के रूप में संस्करण में छापा। और जब ये किताब मार्केट में आई तो हंगामा हो गया, रशिया के अंदर हंगामा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हो गया कि क्या ऐसा होता था। लेकिन जो होना था वो तो हुआ ही था। कि इस किताब के शुरुआती चैप्टर के शुरुआती हिस्से में ही जो वो कहता है कि जो वहाँ की द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया है वहाँ की,
उसमें उसने लिखा है कि द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया डिसमिस्ड मोहनदास मोहनदास महात्मा गांधी who led to India to freedom, to independence in 1947, a reactionary only, who betrayed the people and helped the imperialistic against them. ये उसके ऑब्जर्वेशंस मित्रोखिन के हैं, जो मित्रोखिन ने लिखा है, ऑब्जर्वेशंस सोवियत संघ के हैं। तो इस तरह से वो फिर आगे लिखता है कि उसने जो है वहाँ की देश की कम्युनिस्ट पार्टी को टारगेट बनाया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन मॉस्को के अंदर था, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सीपीआई और सीपीआईएम के लोग थे, ये सब उनसे बहुत मुतासिर थे, वहीं से अपने डायरेक्शंस लेते थे, ऐसा कहा जाता है। और उसी का फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने इस देश की संसद के तमाम सदस्यों के साथ में और तमाम अपने पॉलिटिकल संबंध डेवलप किए हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स of Indian independence, secret correspondence from Moscow to Communist Party of India was frequently intercepted by the intelligence branch in New Delhi. वहाँ से जो तमाम सांकेतिक संदेश यहाँ आया करते थे सीपीआई के पास, उसको इंटरसेप्ट भी किया यहाँ की आईबी ने, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। फिर कहता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेहरू के सबसे नज़दीकी साथी जो थे उनके और फायर ब्रांड नेता कृष्णा मेनन को नेहरू जी ने 1957 में भारत का रक्षा मंत्री बनाया। और कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री बनाया तो, लेकिन कृष्णा मंत्री इस देश के बारे में, इस देश की जियोग्राफी डेमोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि कृष्णा मेनन का ज़्यादातर समय विदेशों में बीता था। तकरीबन 28 साल तो वो केवल ब्रिटेन में रहे, और वहाँ से सीधे उन्हें उठा करके यहाँ लाए और उन्हें जो है देश का रक्षा मंत्री बना दिया, और वो उनके सबसे क्लोज एसोसिएट थे। तो केजीबी ने और सोवियत संघ के नेताओं ने सबसे सॉफ्ट टारगेट उनको यही आदमी मिला, कृष्णा मेनन। तो इस कृष्णा मेनन को उन्होंने जो है अपना टारगेट बनाया, और वो लिखता है कि कृष्णा मेनन को टारगेट बनाने के पीछे ये था कि सबसे नज़दीकी थे, और उन्हें उम्मीद ये भी थी कि बाय द वे अगर कुछ होता है प्रधानमंत्री नेहरू के साथ में, तो कृष्णा मेनन दूसरे सबसे पावरफुल आदमी है, तो हो सकता है कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं। घटना घटती है कि 1962 में चाइना जो है वो हम पर अटैक कर देता है, और कृष्णा मेनन साहब सोए रहते हैं। कृष्णा मेनन साहब आखिरी दिन तक वो कहते हैं कि उसने लिखा है कि कृष्णा मेनन वाज सच ए पर्सन कि वो 19 अटैक होने की एक दिन पहले तक रात में उन्होंने कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं की थी। ऐसे आदमी को देश का रक्षा मंत्री बनाया गया था। और जब 1962 में चाइना के द्वारा हमारे ऊपर अटैक करने के बाद हमारी बुरी तरह से हार होती है, और चाइना हमारा एक बहुत बड़ा एरिया का हमारी ज़मीन कब्जा कर लेता है, तो चारों तरफ से देश के लोगों के द्वारा और विरोधी दल के द्वारा तमाम सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि ऐसे रक्षा मंत्री का क्या काम जो देश की रक्षा ही नहीं कर सकता है। मजबूरी में अक्टूबर 1962 में कृष्णा मेनन को जवाहरलाल नेहरू ने बर्खास्त कर दी। त्रोखिन नेहरू मंत्रिमंडल और उसके बाद के तमाम कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के संबंध में बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि सीपीआई के साथ साथ कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के उनसे सीधे संपर्क थे, और वो उनके कहे के अनुसार काम करते थे। एक जगह लिखता है, मैं कोट एंड कोट आपको बताऊंगा, एज वेल एज सब्सिडाइजिंग द सीपीआई एंड सम अदर लेफ्ट wing groups during 1967 election campaign. The KGB also funded the campaigns of several agents and confidential contracts within Congress. मित्रों आगे कहता है कि 1967 में इलेक्शन के बाद उनकी जीतने वाले सदस्यों के करीब 30 से 40% कांग्रेसी नेताओं के सीधे केजीबी से संबंध थे। बिल्कुल साफ साफ वो लिख रहा है, कह रहा है, आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ फरवरी 1967 द केजीबी क्लेम्ड doubtless optimistically that it was able to influence 30 to 40% of the new parliament. 30 से 40% पार्लियामेंटेरियंस केजीबी के हाथों बिके हुए थे। इसके अलावा आगे फिर वो कहता है कि साइमल्टेनियसली
मिसेस गांधी सेट आउट टू सिक्योर लेफ्ट विंग सपोर्ट अगेंस्ट दिस सिंडिकेट। एक सिंडिकेट बन गया था जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे और कामराज जी उसके जो हेड हुआ करते थे। तो इस तरह 3-4 लोगों का जो एक सिंडिकेट था, उन सिंडिकेट से इन्हें बहुत डर लगता था, क्योंकि मोरारजी देसाई एक बहुत तगड़े कंटेंडर थे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। तो उस सिंडिकेट को कैसे कैबिनेट से बाहर किया जाए और उसका पावर कम किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने आप को सॉफ्ट रखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो उनके नेता कांग्रेस के हैं वो छूटने न पाए। इसके लिए केजीबी अगर कोई हेल्प करती है तो उसे उन्हें स्वीकार था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये इस प्रकार की बातें उसने बिल्कुल साफ साफ अपनी किताब में लिखी हैं। कितनी खतरनाक बातें हैं। मित्रों आगे लिखता है कि इन द अर्ली 1970s the KGB presence in India became one of the largest in the world outside the Soviet bloc. Indira Gandhi placed no limit on number of Soviet diplomats and trade officials, thus allowing the KGB and Guru as many cover positions as they wished. कितने लोगों को वो जितने भी चाहो आप डिप्लोमेट पोस्ट कर दो अपने यहाँ, जितने भी आप अपने ऑफिशियल्स को पोस्ट कर दो, और वो पोस्ट करता था ताकि वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पूरी तरह से दखलंदाजी हो सके। इसके बाद बड़े ताज्जुब की बात है, देखिए कितना साफ साफ लिखा जाता है। इट सीम्ड लाइक द इंटायर कंट्री वॉज फॉर सेल। आप सोचिए, एक जासूस जो अपने देश के लिए काम कर रहा था वो किस प्रकार आकर के कह रहा है, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। वो कहता है इट सीम्ड लाइक द इंटायर कंट्री वाज फॉर सेल। केजीबी एंड द सीआईए वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, केजीबी एंड द सीआईए हैड डीपली पेनिट्रेटेड द इंडियन गवर्नमेंट। फिर आगे वो लिखता है कि आफ्टर ए व्हाइल नाइदर साइड इंटरेस्टेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस to the Indians, realizing their enemy would know all about in the next day. इसके बाद फिर वो और आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए लिखता है कि सूट केसेस फुल ऑफ बैंक नोट्स were said to be routinely taken to the Prime Minister's house. Former syndicate member S.K. Patil is reported to have said that Mrs. Gandhi did not even return the suitcase. अब क्या कहोगे? उस जमाने में इंदिरा गांधी के एक बहुत खास आदमी और एक फंड रेजर थे, मिस्टर ललित नारायण मिश्रा, जिनके बारे में कुछ पुराने लोगों ने सुना और पढ़ा होगा कि बाद में उन्हें जो है वो गोली मार दी गई थी, और वो एक ललित नारायण मिश्रा कांड के नाम से भी बहुत मशहूर है। उनके बारे में भी आगे लिखा हुआ है कि दैट द मैटर which she left largely to the principal fundraiser Lalit Narayan Mishra, who though she doubtless did not realize it, also accepted Soviet money. On at least one occasion, a secret gift of 2 million rupees from the Politburo to Congress R was personally delivered after the midnight by the head of the line PR in New Delhi. नाम भी लिखा उसने जिसने दिया। और आगे वो लिखता है other secret subsidies totaling at least 1.5 million rupees had gone to state communist parties, individual and media associated with the CPI. इस CPI वालों ने जो हिंदुस्तान के बड़े भारी तुर्रम खां और बड़े नेता बनते हैं, सब के सब बेईमान थे, सब बिके हुए थे। कितना नुकसान किया होगा इन्होंने देश का, इसका पता लगाना मुश्किल है। और यही नहीं, वो यहीं तक नहीं रुके हुए थे केजीबी वाले कि वो केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तमाम नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा वो ऑफिशियल्स, न्यूज़पेपर्स, ताकि जो है वो हर चारों तरफ से अपनी पैठ बना करके और सरकारों को अपनी ओर झुका सकें। आगे लिखता है वो कि इंडिया अंडर इंदिरा गांधी
was also probably the arena for more KGB active measures than anywhere else in the world. आगे भी लिखता है वो क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू KGB फाइल्स by 1973 it had 10 Indian newspapers on its payroll. 10 न्यूज़पेपर भी उसके पेरोल पर थे, as well as a press agency under its control. उसके बाद और बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है कि हमने कौन से न्यूज़पेपर में, एक कह रहा है कि एक इंडियन खास न्यूज़पेपर था जिसके अंदर केवल 1972 के अंदर KGB ने अपने हिसाब से 3789 आर्टिकल्स लिखवाए गए अपनी तरफ से, क्योंकि वो सब न्यूज़पेपर्स तो ये बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर था, ये सब जो बिका हुआ था। अब क्या कहोगे, न्यूज़पेपर को खरीद रखा था उसने, नेताओं को खरीद रखा था, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक इस बात के लिए मुतासिर थे। इंदिरा गांधी को उस समय जब 1967 में स्प्लिट हुई है कांग्रेस, तो कांग्रेस में जो वो एक सिंडिकेट बन गया था, केवल उस सिंडिकेट से और कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट से छुड़ाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को सहारा दिया गया, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट लेकर के सरकार बचाई जा सके और सरकार निष्कंटक होकर के चल सके। तो CPI के लोगों से को बैक किया गया, और बैक करने में सोवियत संघ के लोगों का हाथ था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था, ताकि इंदिरा गांधी की वो मदद करें और इंदिरा गांधी सरकार में बनी रहे। और इंदिरा गांधी के सरकार में बने रहने से सोवियत संघ को अपने तमाम लड़ाकू विमान बेचने थे, मिराज उस समय भी उसी दरमियान में तमाम मिराज और सुखोई खरीदे गए थे, वो सब भी हो सके। तो पूरी कैबिनेट को खरीद रखा हो, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो, न्यूज़पेपर शामिल हो, आप सोच करके ताज्जुब होता है। आज ये लोग, इनके नेतागण यहाँ आकर के रोज बयानबाजी करते हैं, और उस समय के हालात जो थे, पूरा देश गिरवी रखा हुआ था, वो खुद बोल रहा है एज द होल ऑफ द इंडिया वाज ऑन सेल। मैं तो पढ़ करके दंग रह गया हूँ। और बहुत डिटेल में 2 चैप्टर उसने इसको कवर किए हैं, चैप्टर 17 और चैप्टर 18। आपको भी कभी किताब मंगाइएगा, और अब तो आसानी से मिल रही है, और इसको पढ़िए बहुत बारीक रूप से, बहुत महीन। मैं तो आपको मोटी बातें जो मुझे हाईलाइटेड लगी वो मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रखी हैं। लेकिन मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हुआ करता था इंदिरा गांधी का, ज़बरदस्त फ़ैन हुआ करता था, किसी से भी लड़ जाना, किसी से भी कुछ भी कर लेना। लेकिन अंदर क्या चल रहा है क्या पता। हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण लोगों को यह साधारण बातें समझ में आती नहीं है। तो चलिए फिर कभी इसके अलावा कभी मेरी जानकारी में और इस तरह के कुछ कटु सत्य आएंगे, जिसने कि देश की राजनीति को प्रभावित किया हो, कुछ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने देश की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला हो। अगर उनके बारे में कुछ विश्वसनीय सूचनाएं, कुछ विश्वसनीय बातें, अकल्पनीय बातें अगर मुझे कहीं से पढ़ने को मिलती हैं और मुझे समझ में आती हैं, तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। आपका आभार।